ओके, तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत बहुत ज्यादा ब्रीफ में या नक्शल में इसको कवर अप करेंगे, ताकि क्रोनोलॉजिकल सेट एकदम बैठ जाए, ताकि हम लोग 2 घंटे के अंदर हिस्ट्री कवर कर सको बारी बारी रिवाइज करके, ठीक है ना। तो पहली चीज हम लोग बात करेंगे प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्ट्री पीरियड से, इसको हम लोग स्टोन एज भी कह सकते हैं, स्टोन एज भी कह सकते हैं। हम सबको पता है स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में बांटना है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो नंबर 1, इनके टाइम फ्रेम से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड दैट। जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो इनके लाइफस्टाइल के बारे में। तो पैलियोलिथिक का लाइफस्टाइल कैसा था? दे वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, ये उनका काम था। तो ऑब्वियसली फिजिकली वो काफी अजाइल रहे होंगे, क्योंकि घूमना पड़ता होगा, इधर उधर जाना पड़ता होगा, हंटिंग करने जाते होंगे, तो अजाइल रहना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, एंडोरेंस पावर ज्यादा रहेगी, है ना। तो ये सब इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से डिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा जो मेसोलिथिक पीरियड है, इसके अंदर भी इन्होंने हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाला काम कंटिन्यू किया, साथ ही साथ एक नई चीज स्टार्ट करी, वो है हर्डिंग का, यानी कि पशुपालन। अभी जब एनिमल हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्री का एकदम रॉ फॉर्म अगर हम कहें, ये रॉ फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कि यहां पे अब एनिमल्स के साथ लोग समय बिताने लगे हैं। इन्हें पता चल चुका है कि वाइल्ड एनिमल क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, ये सब उन्हें पता चल चुका है प्रैक्टिकली। और तीसरा लाइफस्टाइल चेंज जो आता है नियोलिथिक में, वहां पे अब ये फूड गैदरर नहीं है, बल्कि फूड प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर का जो डिस्कवरी है, इट इज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज। इनफैक्ट अगर हम इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कई किताबों में आपको मिलेगा, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को थोड़ा सा फोकस करें अगर, तो इसी के वजह से आने वाले जितने सारे किंगडम्स या एम्पायर्स हैं, सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। अब एग्रीकल्चर से ये सब कैसे होता है, अभी जैसे जैसे लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये पैलियोलिथिक के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। अगर हम चाहें जस्ट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक पर्पसेस, पैलियोलिथिक के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। देखिए इन सब में जो लाइफस्टाइल है वो कॉमन है, हंटिंग और फूड गैदरिंग, लेकिन जो फर्क है वो सिर्फ इंप्लीमेंट्स में है, वेपन्स में है। लोअर जब था, एकदम अर्ली फेज जो है, उसमें बड़े मोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, मिडिल वाले में फ्लेक्स का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी जो देखने को मिल रही थी। और आखिरी वाले में फ्लेक्स तो था ही, उसके साथ साथ ब्लेड्स भी थे, मतलब अब वो पत्थर को धार देने लगे, दे अंडरस्टूड इट। और उसके पहले क्या था, एकदम शुरुआत में वो सिर्फ चॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसमें रॉ फॉर्म में इनके वेपन्स हुआ करते थे, फ्लेक्स पतले हुए, उसके बाद फिर फ्लेक्स प्लस ब्लेड्स, ठीक है। अच्छा, मेसोलिथिक में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, वो है बो एंड एरो। ये एक नया डिस्कवरी था। इसका सबसे मेजर फायदा ये हुआ कि अब ये दूर से शिकार कर सकते हैं, इसको शिकार के नजदीक नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जान बच सकती है। शिकार करने जा रहे हैं, पत्थर से शिकार करने जा रहे हैं शेर का, आजकल लोग बंदूक से शिकार करने जाते हैं तो मारे जाते हैं, पत्थर से शिकार करने जा रहे हैं किसी न किसी जंगली जानवर का, तो रिस्क तो है, मरते भी बहुत होंगे। लेकिन मेसोलिथिक में आपके पास बो एंड एरो है तो आप दूर से मार सकते हैं। तो ये लोग थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और रिस्क को कम कर रहे हैं। तीसरी जो चीज है दोस्तों, वो है नियोलिथिक में, और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये लोग सेडेंटरी लिविंग चालू करते हैं। अभी सेडेंटरी लिविंग का मतलब ये होता है, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एक जगह पे रुकना पड़ेगा, और यहां से ही विलेजेस का फॉर्मेशन चालू होगा। और ये विलेजेस जो है वो स्लोली कब कम्युनिटी में बदल जाएंगी, और ये कब कम्युनिटीज जो है ये एक अलग अलग कल्चर अपना तैयार करती रहेगी, और कब ये कल्चर से हम लोग जो है सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे, ये हिस्ट्री का खेल है, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो है नियोलिथिक के मेजर जो एक इवेंट हुआ नियोलिथिक में, कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। और एग्रीकल्चर जब स्टार्ट होगा तो भाई उसको रखने के लिए भी कोई चीज चाहिए होगी, तो यहाँ पे पॉटरी जो है वो भी सामने आई, ठीक है। तो स्लोली इस तरीके से चीजें डेवलप होने लगी। ये अपने आप में बहुत मेजर रेवोल्यूशंस हो रहे थे, अब ये तीनों के बाद अगर हम हिस्ट्री को इस पूरे हिस्ट्री को इस तरह से देखें कि पहले स्टोन एज था, और स्टोन एज के अंदर 3 हिस्से थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब स्टोन एज के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? भाई नेक्स्ट वही आएगा जो कि नियोलिथिक से निकला हुआ होगा। कहने का मतलब ये कि नियोलिथिक में हम लोगों ने सेडेंटरी लिविंग शुरू किया, नियोलिथिक में हमारा सिविलाइजेशन बन रहा है, हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, हम लोग डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस के साथ, डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ एक साथ में रहना सीख रहे हैं, डिफरेंसेस को लेकर के जीना सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो चीज आएगी वो इससे रिलेटेड होगी। कैसे, वो बताते हैं। नेक्स्ट जो चीज आएगी वो है स्टोन एज के बाद मेटल एज, और यहां पे सबसे पहली बार हम लोग देखेंगे चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक में क्या होता है दोस्तों, यहां पे कॉपर पहली बार एक मेटल सामने आता है, डिस्कवर होता है कॉपर, और लिथिक शब्द है इसमें, तो अभी भी स्टोन टूल्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे थे।
ठीक है। अब इस चालकोलिथिक की खासियत यह है कि चालकोलिथिक में अगर आप देखें तो चालकोलिथिक का में जो स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है अलॉन्ग विद द कॉपर, इस कॉपर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चालकोलिथिक की एक और खास बात यह कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ जो है ये ओवरलैप करता है। अब वो कैसे करता है उस चीज को देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करिए चालकोलिथिक पीरियड में और क्या क्या खास बातें हो रही हैं, तो वो चीज हम समझ सकते हैं इसको डिवाइड करके, चालकोलिथिक पीरियड को, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग प्री हड़प्पा के समय पे चालकोलिथिक पीरियड चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ये फिर भी कंटिन्यू कर रहा है जब हड़प्पन एज चल रहा है, ठीक है। जब हड़प्पन एज चल रहा है इसको कहते हैं मैच्योर्ड हड़प्पा, इसमें भी जो है चालकोलिथिक काम कर रहा है अपना। और आखिरी में पोस्ट हड़प्पा, ये पोस्ट हड़प्पन एज में भी अलग अलग जगह पे चालकोलिथिक एरा के जो भी डेवलपमेंट्स है वो काम हो रहा है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने पढ़ाई करी इस चीज की, इस तरीके से, तो हमारे दिमाग में ये चीजें रहेंगी बेहतर। अब ये सवाल एक और जगह से पूछ सकते हैं, स्टोन एज और मेटल एज, इन दोनों जगह से सवाल जो पूछ सकते हैं यूपीएससी। लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सोशल लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया। जो चीजें वो पूछ सकते हैं वो है साइट्स के बारे में पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोग जो है एक भारत का मैप बनाइए और उस भारत के मैप के अंदर सारे साइट्स को मार्क कर लीजिए अलग अलग कलर्स के साथ। से फॉर एग्जांपल पैलेओलिथिक आपने रेड लिया, मेसोलिथिक का ब्लू लिया, समथिंग लाइक दिस, और उसको मार्क कर लीजिए। यकीन मानिए बारी बारी से एक मैप देखकर आप ये पूरा झमेला दूर कर सकते हैं अपने अंदर से, क्योंकि ये रॉट लर्निंग का काम है। इसको भी साइंटिफिकली किया जा सकता है जस्ट बाय मार्किंग देम एंड रिमेंबरिंग देम। बारी बारी मैप को देखेंगे तो ये पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। और ये चीज जो है ये चालकोलिथिक के साथ भी है, ठीक है। दोनों जगह पे ये चीज काम आएगी। चलिए अब क्योंकि हम लोग हड़प्पन एरा में घुसी गए हैं तो हड़प्पन एरा से कुछ बात कर लेते हैं। खास करके हम लोग बात करेंगे मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड के बारे में। मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड के बारे में, ये मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड जो है ये क्यों फेमस है और उसके अंदर क्या ऐसी खास बात है, अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये हड़प्पन एज को ही, पहली बात तो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, दोनों सेम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये इंडस नदी के ऊपर स्थित है, यानी कि सिविलाइजेशन कहिए या ह्यूमन सेटलमेंट कहिए, ये सब नदी के किनारे हो रहा है। क्यों? क्योंकि पानी, वाटर जो है उनको सर्वाइव करने में मदद कर रहा है और उनको अदर पर्पसेस के लिए भी वाटर का इस्तेमाल करके वो जिंदा है, खुशहाल है। अब इसका नाम हड़प्पा इसलिए है क्योंकि पहली बार जो सिटी जो खोज कर निकाली गई थी दैट वाज हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें आपसे पूछा जा सकता है, कुछ चीजें पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग मेटल एज के बारे में बात कर रहे थे, तो हड़प्पा के समय काल में मेटलर्जी इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि हड़प्पन एज को ब्रोंज एज भी कई लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉपर तो पहले मिल गया था चालकोलिथिक पीरियड में, तो कॉपर के साथ ये लोग टिन जो है उसको ऐड करते थे हड़प्पन एरा में और बनाते थे ब्रोंज। अब ये टिन ये लोग जो है हड़प्पन लोग जो है इसको इंपोर्ट करते थे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था, यानी कि ट्रेड हुआ करता था, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को छोटी छोटी भले सही लेकिन हमें पता चलती हैं ओनली बाय फॉलोइंग दी बेसिक डेटा, एकदम बेसिक डेटा। और यकीन मानिए यूपीएससी एकदम बेसिक लेवल में पूछता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर अपना पूरा जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना है, और वही अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, उन्हें तो पेपर टफ है। अच्छा, अब ये मेजर कुछ सिटीज हैं या कुछ साइट्स हैं जिसको जानना जरूरी है हड़प्पा सिविलाइजेशन को या इंडस वैली को पढ़ने के लिए। तो ये मैं मेजर साइट्स कुछ बता रहा हूं, आपको इन सबको याद मिनिमम कर लेना है। मेजर साइट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आपको नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा, नेक्स्ट मोहेंजोदारो, नेक्स्ट चान्होदारो, नेक्स्ट लोथल, नेक्स्ट कालीबंगा, और आखिरी के 2 हैं, एक बनावली और आखिरी है धोलावीरा। अब यकीन करिए इससे ज्यादा आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे, और इतना याद कर लिया तो एग्जाम देने के लिए बहुत है, ठीक है। जो चीजें इसमें से याद करनी है वो ये है कि ये सब जो साइट्स हैं या जो प्लेसेस हैं ये किस नदी के ऊपर बेस्ड है, सवाल पूछ सकता है। जैसे हड़प्पा बेस्ड है रावी नदी के ऊपर, मोहनजोदारो बेस्ड है इंडस के ऊपर, चान्होदारो बेस्ड है अगेन इंडस के ऊपर, लोथल बेस्ड है भोगावा के ऊपर, भोगावा, कालीबंगा जो है वो बेस्ड है घाघर नदी के ऊपर, बनावली जो है ये भी बेस्ड है घाघर नदी के ऊपर, और धोलावीरा जो है ये बेस्ड है लूनी नदी के ऊपर। एमसीक्यूज यहां से बन सकता है। आज के तारीख में ये सब कहां पे है? हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान वाले पार्ट के पंजाब में है, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पे है। मोहनजोदारो ये भी पंजाब में है, सॉरी ये सिंध में है आपके, ये भी सिंध में है लेकिन ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। तीसरा चान्होदारो, चान्होदारो भी सिंध में है और ये भी पाकिस्तान में है आज की तारीख में। लोथल ये भारत में है, लोथल इज इन गुजरात। कालीबंगा ये भी भारत में है, ये राजस्थान में है। बनावली ये कहां पे? ये हरियाणा में है, भारत में।
और धोलावीरा ये गुजरात में है, भारत में। ठीक है, अब इन सब एक एक साइट की विशेषताएं जो है फीचर्स के तौर पे आपको बस थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या कौन सी फीचर्स हैं, किसके अंदर कौन सी फीचर्स हैं। ये बहुत रेलेवेंट चीज है। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछ सकता है वो ये है कि जैसे हम लोगों ने अभी कहा था ना कि टिन इंपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट कहां से करते थे टिन, ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि ब्रोंज उसी से बनता था। तो टिन जो है वो इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से, ये इंपोर्ट होता था अफगान से। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें थी। अब एक और जो चीज याद करनी है या पढ़ लेनी पड़ेगी आप लोगों को, ये बहुत आसान है वैसे, और वो है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके फीचर्स क्या हैं भाई, ये सबको पता है, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, ये सब नोट्स फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा, आप लोग इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। दूसरा बर्न्ड ब्रिक्स। अब देखिए चालकोलिथिक पीरियड में बर्न्ड ब्रिक्स को जो साइंस है बर्न्ड ब्रिक्स के पीछे, ये चालकोलिथिक पीरियड में नहीं था, ये सिर्फ इंडस वैली पीरियड में ही आया है। नेक्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट फोर्टिफाइड सिटाडेल। ठीक है, ये थोड़ा फोर्ट जैसा बनाया जाता था। अच्छा, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स वो करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो मेजर एक्सपोर्ट के इनके जो मेजर साइट्स थे, मतलब जहां से वो एक्सपोर्ट करते थे, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल से इनकी जो है एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी होती थी। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहां पे चीज जो समझने लायक है वो है इनके मेजर क्रॉप्स क्या है। मेजर क्रॉप्स ये खाते क्या थे, मेजरली ये लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, व्हीट बार्ले। और यकीन मानिए ये सवाल नहीं पूछेगा व्हीट बार्ले का, लेकिन इससे एक और चीज जो पूछ सकता है वो है राइस कल्टीवेशन उस समय कहां पर होती थी, ये पूछ सकता है। और राइस कल्टीवेशन उस समय लोथल में होती थी, और एक जगह पे होती थी वो है रंगपुर, जो कि गुजरात में है। रंगपुर, ये दोनों जगह पे राइस होती थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक आधा चीज और पूछ सकते हैं सोशल लाइफ के बारे में, जैसे इनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रोटो शिव पे लोग यकीन करते थे, ठीक है, शिव शक्ति पे लोग यकीन करते थे। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां से पूछ सकता है, इसके बाहर ये लोग नहीं पूछेंगे व्हेन इट कम्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल्स में इस लेवल पे करने के बाद यहां से छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए ये जो सिंबल है स्वास्तिक सिंबल, रिलीजियस की अगर हम बात करें, जो स्वास्तिक का सिंबल होता है ना, ये सिंबल जो है, ये सिंबल एक्चुअली में ट्रेस किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय काल से। तो स्वास्तिक का सिंबल भी इंडस, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे जो है वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद शुरू होता है एक नया सिलसिला। तो शुरुआत हम लोगों ने करी थी एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल स्टडी से। अभी आप लोगों को एक बार रिकैप करवा दिया जाए इस चार्ट के माध्यम से कि स्टोन एज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यहां से हम लोग आए हैं मेटल एज तक हम लोग आए हैं। स्टोन एज में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अच्छा, इसके बाद जब मेटल एज चालू होता है तो यहां से शुरू होती है चालकोलिथिक। उसके बाद इसी मेटल एज में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉर्म में ब्रोंज। ठीक है, और क्योंकि हम लोग टिन का भी इस्तेमाल कर रहे थे तो टिन, इसलिए मेटल एज के अंदर ये कॉपर भी आएगा और ब्रोंज भी आएगा। अगर हम लोग नॉर्मली मेटल एज के बारे में पढ़े तो कॉपर भी आएगा, ब्रोंज भी आएगा। लेकिन अगर सिर्फ कॉपर एज के बारे में पूछते हैं तो हम लोग चालकोलिथिक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो लोग ब्रोंज एज के बारे में पूछते हैं तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रोंज और कॉपर एज ये आपस में मिला हुआ है, कि जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि ये ब्रोंज एज यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो टाई अप होता है, वो मिंगल करता है, पैरेलल चलता है चालकोलिथिक के। ठीक है, तो ब्रोंज एज और कॉपर एज ये आपस में सिमिलर टाइम फ्रेम, जो कंटेम्पररी वाला जो फेज है वो लोग फेस करते हैं। मेटल एज को अगर हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो यहां पे हम लोग को जो नेक्स्ट मिलेगा मेटल एज में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन वो है आयरन एज। और इस आयरन की डिस्कवरी के बाद से स्थिति बदलने वाली है। कैसे? आयरन एज की शुरुआत होती है वैदिक पीरियड में या वैदिक एज में। तो यहां पे हम लोग अभी वैदिक एज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस वैदिक एज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक ऋग्वैदिक एज, और इस ऋग्वैदिक एज में आयरन जो है वो नहीं मिला था। लेटर वैदिक एज जो है यहां पे आयरन मिला था। तो यानी कि अगर हम ऋग्वैदिक एज की बात करें तो यहां पे लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सिमिलर थी किसके साथ? जिस तरीके की हमारी नियोलिथिक पीरियड में था। नियोलिथिक लाइफस्टाइल के साथ इनका सिमिलरिटी था।
ठीक है, नियोलिथिक के साथ सिमिलैरिटीज था। टू बी प्रिसाइज नियोलिथिक से भी ज्यादा है मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। मेसोलिथिक और नियोलिथिक का जो लाइफस्टाइल था वैसा ही कुछ सिमिलर लाइफस्टाइल था ऋग्वेदिक एज में। अब ये लोग डेवलपमेंट करते करते पीछे की तरफ कैसे चले गए ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद ऋग्वेदिक काल जो है, पूरा एंटायर वेदिक एज जो है, ये तकरीबन 1500 से लेकर 500 BCE तक का टाइम फ्रेम है। तो ऋग्वेदिक के बाद से हम लोग और पीछे, ये जो डेट है इसका पीछे मूवमेंट नहीं हुआ है, अब सिर्फ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लेटर वेदिक एज और ऋग्वेदिक एज में मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो है, ऋग्वेदिक जो है वो थोड़ा सा अभी पैस्टोरल है, मतलब ये जो है ये पैस्टोरल लाइफ लीड कर रहा है, अभी भी पैस्टोरल लाइफ लीड कर रहा है। कोई राजा महाराजा ऐसा सॉर्ट ऑफ नहीं बना है, मतलब एक सोसाइटी है, एक पॉलिटी है, लेकिन उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, उस तरीके से रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि ये राजा है उसका ये मंत्रिमंडल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चेंजेस इसीलिए नहीं है बिकॉज वो सब पैस्टोरल लाइफ लीड कर रहे थे भाई, सब लोग किसान थे, सब लोग चरवाहे थे, स्लो। और यहां पे बेसिकली एक सिंपल शब्द में कहें तो ऋग्वेदिक पीरियड की जो लाइफस्टाइल थी वो काफी सिंपल थी। उनकी कल्चर सिंपल था, उनका खाना पीना सिंपल था, उनका रहन सहन सिंपल था, उनके रिलीजियस अफेयर्स सिंपल थे, उनके भगवान सिंपल थे, सब कुछ सिंपल था। लेटर वेदिक पीरियड में चीजें बदलने लगी, सब कुछ कॉम्प्लेक्स होने लगा। और ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, ये इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ने लगा। और सोसाइटी पे इंपैक्ट कैसे पड़ा? इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। नॉट ओनली कास्ट बल्कि ये रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट विच वाज लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्चुअली में हुआ। रिलीजन कॉम्प्लेक्स हो गए, रहन सहन कॉम्प्लेक्स हो गया, सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ने लगा। एक चीज इसके बावजूद लेटर वेदिक में जो चीज अच्छी हुई वो है इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो की। इकोनॉमी जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो की, और रैपिडली ग्रो करने के पीछे का जो लॉजिक है वो है ये आयरन, क्योंकि आयरन बहुत ही हार्ड मेटल है और इस मेटल का उपयोग करके बहुत सारे फॉरेस्ट्स को साफ किया जा रहा था आसानी से, और उसी फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर जोरों शोरों से चल रहा था। तो प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा थी। अब ज्यादा प्रोडक्शन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन, और सरप्लस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग अगर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसी में एक्स्ट्रा बन जा रहा है, एक्स्ट्रा सरप्लस आ रहा है, मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में तब भी जो प्रोडक्शन है टोटल वो सरप्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाकी लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्रीकल्चर वो लोग कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 लोग ही सरप्लस तक ले आ रहे हैं तो भाई बाकी के 20-25 लोग एग्रीकल्चर क्यों करेंगे? तो सरप्लस की वजह से यहां पे जो चीजें आई सोसाइटी में वो है डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर से जो चीजें सामने आई वो है क्लास। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि सरप्लस था तो एक्स्ट्रा चीज को कहां रखेंगे? तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड विल इंक्रीज। ट्रेड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लेटर वेदिक एज में तमाम नुकसान के बावजूद इकोनॉमिकली वो लोग काफी प्रोग्रेसिव थे, और इसी प्रोग्रेस के चलते अलग अलग जगहों पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है और एक कंपटीशन का भावना सामने आता है। और जब ये कंपटीशन सामने आता है तो स्टार्ट होता है विद दिस कंपटीशन, क्या स्टार्ट होता है? द रूल ऑफ जनपद एंड महाजनपद्स, जनपद एंड महाजनपद्स। अब ये जनपद से कब महाजनपद पे आए? ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ या क्यों हुआ? रादर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ड्यू टू ग्रीड। एक छोटा राज्य एक बड़े राज्य को खा रहा था, एक बड़ा राज्य उससे बड़े राज्य के शिकार बन रहा था। ठीक है, तो अ बिग फिश विल ईट द स्मॉल फिश, दैट वाज द फिलॉसफी। और ये जो मत्स्य फिलॉसफी है कि बिग फिश विल ईट द स्मॉल फिश, दिस इज गिवन बाय नन अदर देन कौटिल्य। ठीक है, इसका जिक्र थोड़ा बहुत मनु में भी हुआ है, मनुस्मृति में भी इसके बारे में बात करी गई है, और वही हम लोग देख रहे थे। तो बहुत सारे जनपद से मिलकर लड़ाई करके एक दूसरे या एक दूसरे के साथ पकड़ के जो है इसकी संख्या बन गई 16, और इस 16 महाजनपद के बारे में ही हम लोग उस समय लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ रहे थे। कौन से वाले सोर्स में पढ़ रहे थे? भगवती सूत्र में पढ़ रहे थे, जो कि एक जैन टेक्स्ट था, और इसके बारे में यहां पे लिखा गया है अबाउट द 16 महाजनपद। अब ये 16 महाजनपद से हमारा टारगेट बन जाएगा डिस्कशन का मौर्यन एम्पायर। लेकिन मौर्यन एम्पायर से भी हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग का टारगेट पहले बनेगा मगध एम्पायर, पहले बनेगा हमारा टारगेट मगध एम्पायर,
और मगध एम्पायर से हम लोग प्रोसीड करेंगे अलग अलग एम्पायर तक। मगध जो है दोस्तों, मगध एम्पायर जो है वो आउट ऑफ दिस 16 महाजनपद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने के पीछे 2-3 मेजर कारण बता देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ही इनके जो रूलर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, हाँ मतलब हर चीज़ में अच्छे थे इनके रूलर्स। दूसरी, इनको ये पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मिला था, तो विच इज़ फॉरेस्ट लैंड इनको बहुत मिला था। उसकी वजह से इनको एनिमल्स की कमी जो है कभी महसूस नहीं हुई, रिसोर्सेज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। फॉरेस्ट इतना ज़्यादा था दैट इट बिकेम अ नेचुरल बैरियर। उनके एम्पायर में घुसने के लिए एक नेचुरल बैरियर सा बन गया था, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वो ईस्टर्न साइड के उस तरफ है तो पोर्ट इनको मिल गया था जहाँ से लोग अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव और समृद्ध वाला महाजनपद बन गया था। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एम्पायर्स थे जिसको हम लोग अभी डील करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।